हेलो दोस्तों, बैलेंस मी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है नाथुला दर्रा सिक्किम, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा महाराष्ट्र। दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन आपके सामने है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो 30 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा का सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है तो याद रखिएगा 25 वर्ष है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है तो याद रखिएगा 35 वर्ष है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी या फिर ऑप्शन डी माइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ऊतकों का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है वो मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कसीस का तेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसी को कशिश का तेल या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे पर फूल नहीं होते? ऑप्शन आपके सामने है ऑर्किड, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी गूलर या फिर ऑप्शन डी साइकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्न। दोस्तों, याद रखिएगा कि फर्न के पौधे पर फूल नहीं बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव अपना मल दोबारा खाता है? ऑप्शन आपके सामने है गीदड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी पांडा या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है या फिर कोई भी जीव है उनका पाचन तंत्र इस तरीके से होता है कि वो अपना पाचन करते हैं और उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन खरगोश का जो पाचन तंत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो अगर वो मल को त्यागते हैं उसके बाद जो मल बनता है उसको अगर वो दोबारा खाएंगे तभी उनको ऊर्जा मिलेगी। तो याद रखिएगा कि खरगोश एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना मल दोबारा खाता है। और क्यों खाता है? ताकि उसको ऊर्जा मिले, क्योंकि पहली बार में उसका पाचन तो होता है लेकिन उससे उसको ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस गैस से मछली जैसी गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ओजोन है ये इससे एक मछली जैसी गंध आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन गैस निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। दोस्तों, याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है ज्योति बसु, ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग।
दोस्तों याद रखिएगा कि पुरुषों में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो पवन कुमार चामलिंग रहे। और अगर महिलाओं के बारे में आपसे पूछा जाए तो ज्योति बसु रही, जो कि पश्चिम बंगाल से रही। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, विश्वनाथ प्रताप, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो मोरारजी देसाई थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री कभी विदेश नहीं गए, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जो थे वो कभी भी विदेश नहीं गए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, निक्स ओलंपिया, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गैनीमीड, या फिर ऑप्शन डी टाइटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निक्स ओलंपिया। दोस्तों याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि जितने भी ग्रह सौरमंडल में हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है। और अगर आपसे पृथ्वी के संदर्भ में पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा कि जो गैनीमीड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है, और टाइटन जो उपग्रह है ये शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अंतर्गत सम्मिलित है, आपको बताना है कि पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन से मंडल सम्मिलित है। ऑप्शन आपके सामने है, जल मंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, दिव्या काकरान, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, या फिर ऑप्शन डी मणिका बत्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों याद रखिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिव्या काकरान किस खेल से संबंधित है और विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोनों रेसलिंग से संबंधित है। मणिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, या फिर ऑप्शन डी एथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम निकाला जाता है धरती से, उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घर के जो सिलेंडर होते हैं जिसे हम एलपीजी कहते हैं, उनमें कौन कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस होती है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, आपको बताना है कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ऑप्शन बी सोने पर तांबे की परत चढ़ाना, ऑप्शन सी सीसा पर लोहे की परत चढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह ग्रंथि कौन सी है जो वयस्कावस्था यानी कि जो 18 साल से ऊपर व्यक्ति है, कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं उनमें लुप्त हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, या फिर ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा कि जो थाइमस ग्रंथि होती है ये लगभग 13 से 14 साल के बच्चों तक एक्टिव रहती है, उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहती है। और इसीलिए बच्चों में जो है एंटीबॉडी बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 14 साल या 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्रंथि एक्टिव होती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गंदा पानी जिसमें कठोर तथा अर्धघुलनशील मल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सुलेज, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी कचरा, या फिर ऑप्शन डी सूखा कचरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीवेज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मनुष्यों द्वारा या फिर जानवरों द्वारा या फिर कोई भी जीव है उनके द्वारा जो अर्ध घुलनशील यानी कि जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते और थोड़ा कठोर होते हैं, ऐसे मल को सीवेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन,
टाइगर मच्छी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एडीज, ऑप्शन बी एनाफिलीज, ऑप्शन सी क्यूलेक्स या फिर ऑप्शन डी मांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडीज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मादा एडीज एल्वोपिक्स नाम का जो मच्छर होता है उसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं और इन्हीं के काटने से पीत, ज्वर और साथ ही साथ डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है तो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है तो मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है। याद रखिएगा कि ये मच्छर जो होते हैं सिर्फ वाहक होते हैं, रियल में जो डेंगू फैलता है वो वायरस से फैलता है, और याद रखिएगा कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो कभी कभी इनमें कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंतर्गत चुनाव होंगे? ऑप्शन आपके सामने है 1 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 4 महीने या फिर ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि यदि पंचायत भंग होती है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का बागीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है और इसी को दक्षिण भारत का बागीचा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और याद रखिएगा कि महानदी को उड़ीसा का शोक और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 25 जनवरी, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया टेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।